हेलो स्टूडेंट। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक। आज शुरू करने वाले हैं पहला लेसन। पहले लेसन का नाम है विविधता की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। मतलब विविधता अनेकता जो है वो हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, इस बारे में जानेंगे। इसके बाद है विविधता के बारे में अगला पॉइंट है लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्र से भी आते हैं। अगला पॉइंट है उसके धर्म रहन सहन खान पान भाषा त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। इन विविधता के कारण ही भारत में विविधता है, इसीलिए भारत को विविधता का देश कहा जाता है। देखिए मैप में आपको दिखाया गया है, बहुत सारी भाषाएं हैं। उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, बंगाली, ओरिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, ये सब सारी भाषाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। जाति व्यवस्था विविधता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार न ही लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं उससे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती, और अगर आप किसी और जाति में पैदा हुए जैसे पंडित में, तो आप पंडित का ही काम करेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें लोगों ने 4 जातियां बनाई: ब्राह्मण, कास्त, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण होते सबसे ऊंची जाति के होते थे। उसके बाद से कास्त जो होते थे वो राजा, जो ब्राह्मण होते थे वो या तो टीचर होते थे या प्रेरणा देने वाले, मतलब ज्ञान देने वाले होते थे। कास्त जो होते थे वो राजा कहलाते थे। वैश्य वो किसान होते थे, और जो शूद्र होते थे वो सबसे छोटी जाति के होते, लेबर का काम मजदूरी किया करते थे, जिन्हें लोग बहुत ही नीच समझते थे। कोई भी व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान में हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। जैसे पंडित है तो वही केवल पढ़ सकता है, शूद्र नहीं पढ़ सकता। राजा जो कास्ट है वही राजा बन सकता है, वैश्य राजा नहीं बन सकता। इस तरह की मेंटेलिटी थी। विभिन्न प्रकार का खाना खाते थे, अलग अलग त्यौहार मनाते थे और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते थे। लेकिन गहराइयों से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अभी तो धीरे धीरे कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही भेदभाव होते थे। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। व्यापार के लिए करते थे, खेती और बसाने के लिए ज़मीन की तलाश में करते थे, सूखे और अकाल के कारण करते थे, काम की तलाश में, या युद्ध हो गया तो वहाँ से दूसरे जगह चले जाते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उन्हें रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वो नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते थे। वो ढर्रे मतलब पुराने तौर तरीके पर ही। इसी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि के नए और पुराने का मिश्रण रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। देख रहे हैं अपने चित्र के द्वारा समझाया गया है। अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने से
और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोग कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होता था, बल्कि जिस तरह का काम वे करते थे वे अलग होते थे। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र में विविधता पर ऐसी ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। इंडिया का मैप है, इसमें आपको बताया गया सारे राज्यों के नाम कौन सा कहाँ है, जिसे आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती और इस इलाके में बर्फ काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है, जो सबसे महंगा होता है और ठंडियों में इसका उपयोग करते हैं, स्वेटर बनते हैं। लद्दाख, यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग इन ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेने और मांस खाते हैं। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में पश्मीना शाल बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का जो छेना होता है एवं मांस खाते थे। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती थी। वहीं बात की जाए केरल की, तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। केरल सब पहला देश है जो मसाले का उत्पादक सबसे ज़्यादा करता है। केरल में केरल में मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमसन लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले केरल व्यापार करने के लिए आया था, अपने यात्रा वृत्तांत में मुस्लिमों के जीवन का विवरण लिखा। उसने यात्रा वृत्तांत लिखा एक, जिसमें उसने मुसलमानों के जीवन के बारे में विवरण लिखा। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। 2 पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिन्हें यहूदी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं जो चीन जालों में हूबहू मिलते हैं। जो हमारे यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता है वो चीन के जालों से हूबहू एक जैसे दिखते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तुलना केरल और लद्दाख से। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वही हम भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव है, वहीं लद्दाख में विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों को अपने ओर खींचा। इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता है।
विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, हर एक कदम पे हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए हिस्से का बन जाते हैं। इस पे एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले, मतलब कोस कोस पे पानी बदलता है, मतलब भाषाएं बदलती हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों ने अंग्रेजी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत में स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल हुए। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, वो जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विद्रोह किया। इंडिया इज अबाउट यूनिटी इज डिस्टर्बिटी, मतलब सभी जो भी अलग अलग कास्ट के लोग थे सबने मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया और हमारे देश से अंग्रेज़ों को खदेड़ निकाला और हमारी इंडिया आज़ाद हो गई। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे में चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू जी थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता पर विचार हमें दिया। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।